नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि दर्शन। कृषि दर्शन के माध्यम से हम आपको खेती किसानी, पशुपालन और तकनीकों से जुड़ी तमाम जानकारियां साझा करते हैं। आज भी हम अपने इस कार्यक्रम की कड़ी में कुछ ऐसी ही जानकारियां लेकर आए हैं, लेकिन सबसे पहले हम नज़र डालेंगे खबरें खेती की पर। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आइए डालते हैं मुख्य समाचारों पर एक नज़र। धान की फसल में करें कीट व्याधि प्रबंधन, करेले की फसल में करें कीट प्रबंधन एवं किसानों के लिए बेहद उपयोगी कल्टीवेटर। किसान भाई बहनों, अभी खेती में लगी धान की फसल में बालियां आने का समय है। ऐसे में उनका कीट व्याधि प्रबंधन बेहद ज़रूरी है। पत्ती छेदक और तना छेदक जैसे कीट इसे काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसे में फसल को सुरक्षित रखने और बेहतर उत्पादन पाने हेतु इसका नियंत्रण करना बेहद ज़रूरी होता है। यदि कुछ खेत खाली पड़े हैं तो उस पर सब्जियों का उत्पादन भी किया जा सकता है। धान के खेत में बालियां निकलने लगेंगे तो ऐसी स्थिति में अब कीट व्याधि का प्रकोप ज़्यादा होने की संभावना है, क्योंकि तापमान यदि बढ़ता है तो ऐसी स्थिति में बहुत सारे कीट व्याधि हैं जिनका प्रकोप आएगा, जैसे पत्ती लपेटक कीट होता है, तना छेदक कीट है, या जिसको BPH कहते हैं, किसान अपनी भाषा में भनभनिया रोग कहते हैं या भनभनिया कीट कहते हैं, उसका प्रकोप अब आने की संभावना है। तो इसके लिए किसान भाइयों को कॉन्शस रहना होगा और उसकी पहचान करके जो नज़दीकी कृषि विज्ञान केंद्र है या जो जिले के कृषि से संबंधित पदाधिकारी हैं, प्रसार कार्यकर्ता हैं, उनसे संपर्क करके उसका उचित निदान करने की कोशिश करेंगे। करेले के उत्पादन में बेहद ज़रूरी है कीट प्रबंधन। रेड बीटल कीट इसे नुकसान पहुंचा सकता है। इस किस्म का कीट रोग पौधों के ऊपर शुरुआती अवस्था में देखने को मिलता है। यह कीट रोग पौधों की पत्तियों को खाकर इन्हें हानि पहुंचाता है तथा इस रोग से सूंडी जड़ों को खाकर नष्ट कर देती है। इस रोग से बचाव के लिए करेले के पौधों पर कार्बेरिल दवा का उचित मात्रा में छिड़काव करना होता है। हरी सब्जियों के बीच आकर्षित करने वाला करेला स्वाद में भले ही कड़वा लगता हो, लेकिन इससे होने के वाले फायदे जरूर मीठे हैं। करेले में फास्फोरस पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। यह कफ, कब्ज और पाचन संबंधी समस्याओं को दूर करता है। अस्थमा और दमा की शिकायत होने पर करेला बेहद फायदेमंद होता है। पेट में गैस बनने के, अपच होने के कारण करेले के रस का सेवन करना अच्छा होता है। करेले के जूस पीने से लीवर मजबूत होता है और लीवर की सभी समस्याएं खत्म हो जाती है। इससे पीलिया भी लाभ मिलता है। करेले की पत्तियों या फल को पानी में उबालकर इसका सेवन करने से रोग की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। खून साफ करने के लिए करेला अमृत की समान है। मधुमेह में यह बेहद असरदायक माना जाता है। इतना बहुगुणी करेला उत्पादकों के लिए भी कम लागत और बेहद मुनाफे के कारण आकर्षक का केंद्र है। किसान भाई बहनों, यदि आप गेंदे का उत्पादन कर रहे हैं तो इसके उन्नत किस्मों का ही प्रयोग करें, जिससे आपको बेहतर फूल मिल पाएंगे और आप अपनी मेहनत का पूरा लाभ ले पाएंगे। गेंदे की प्रजाति दो प्रकार की होती है। पहली फ्रेंच प्रजाति, जिसमें बोलेरो, रेड हेड, गोल्डन जैम, बटर, ऑरेंज फ्लैम, सनक्रिस्प आदि प्रमुख हैं, जबकि दूसरी है अफ्रीकन प्रजाति, जिसमें पूसा नारंगी गेंदा, पूसा बसंती गेंदा, गोल्डन कॉइन, स्टार गोल्ड, गोल्डन एज आदि प्रमुख हैं। सब्जियों का उत्पादन किसानों के लिए हमेशा से फायदे का सौदा रहा है। यदि उसमें थोड़ी सी सावधानी बरती जाए और बाजार की उपलब्धता हो तो काफ़ी मुनाफा लिया जा सकता है। कद्दू की खेती भी ऐसी ही लाभदायक फसल है। गर्मी में इसकी मांग भी काफ़ी ज़्यादा रहती है। इसमें लागत कम है और मुनाफा ज़्यादा। आइए जानते हैं ऐसे ही कर्मठ किसान दीपक कुमार के विषय में, जो कि पटना जिला के निवासी हैं और कद्दू की खेती से लाभ अर्जन कर रहे हैं। कल्टीवेटर एक ऐसा कृषि उपकरण है जो ट्रैक्टर द्वारा चलाया जाता है। यह बीज रोपण से पहले मिट्टी को जोतकर उसे बारीक बनाने में मदद करता है। यह कृषि में सबसे ज़्यादा प्रयोग में आने वाला कृषि उपकरण है
कल्टीवेटर को सामान्य भाषा में हल भी कहा जाता है। कल्टीवेटर जैसे आधुनिक उपकरणों के उपयोग से खेती को एक नई दिशा मिली है। इससे न केवल कम श्रम व लागत में खेती करना संभव हुआ, अपितु उत्पादन भी बढ़ा है। अब जानते हैं आज का क्या है मंडी भाव। मंडी भाव में आइए चलते हैं सब्जी मंडी बाढ़, जहां जानेंगे हरी सब्जियों की ताजा भाव। बैगन 3000 रुपये प्रति कुंटल, करेला 3200 रुपये प्रति कुंटल, नेनुआ 2500 रुपये प्रति कुंटल, भिंडी 2200 रुपये प्रति कुंटल। अब समय है मौसम पूर्वानुमान का। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार कल राजधानी पटना का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस एवं न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अरे भाई, सुना नहीं क्या? केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपये तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छूटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया। केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी। अरे भाई रामेश्वर, क्या बात है? बड़े परेशान दिख रहे हो। सोच रहा था कि अभी तो हाथ पांव चल रहे हैं तो खेती कर पा रहा हूँ, कल को जब इनमें ताकत नहीं रहेगी गुजारा कैसे होगा? पेंशन से। पेंशन? हाँ, और वो भी हम जैसे किसानों के लिए। अब हम जैसे छोटे किसान भी 60 साल के होने पर 3000 रुपए मासिक पेंशन पा सकते हैं। सच में? हाँ, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। 18 से 40 वर्ष की आयु के लघु और सीमांत किसान इस स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना में 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। भारत सरकार भी हर महीने किसान के बराबर किस्त का योगदान करेगी। कभी नहीं सोचा था कि हम जैसे किसानों की भी पेंशन का सपना कभी सच होगा। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। नजदीकी जन सेवा केंद्र जाकर इस योजना से जुड़ें। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। दर्शकों, अभी अभी आपने देखा खबरें खेती की, जहां आपने जानकारी ली उन्नत प्रभेदों के बारे में, तकनीकों के बारे में और साथ ही जाना मौसम के मिजाज के बारे में। अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और एक भेंट वार्ता के जरिए जानकारी प्राप्त करते हैं बदलते मौसमी परिवेश में पशुओं में होने वाले प्रमुख बीमारी एवं उसके बचाव के बारे में। नमस्कार, कृषि जगत से जुड़ी तमाम खबरें लिए मैं आपके सामने हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि हम हमेशा नए नए विषयों पर चर्चा करते हैं और विशेषज्ञों के द्वारा आपको बहुत सारी जानकारी देते हैं, जिसमें आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। घर बैठे हर जानकारी आप हासिल कर लेते हैं। तो आज जो हमारी चर्चा का विषय है वो है बदलते मौसम में पशुओं में होने वाले प्रमुख रोग एवं बचाव, जिस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जो हमारे एक्सपर्ट हैं वो हैं डॉक्टर विपिन कुमार, सह प्राध्यापक, बिहार वेटनरी कॉलेज पटना से हैं। सर, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप हमारे पशुपालक भाई को बताइए कि ये जो आजकल जो बीमारी चल रही है वायरस की, जो पशुओं में बहुत सारी बीमारी, वो किस कारण से हो रही है? कि पशुओं में खास कर के जब मौसम बदलता है
तो उस समय बहुत प्रकार की बीमारियां होती है जिसका बचाव और उपचार बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। नहीं तो क्या होता है कि जो बीमारी होती है और पता नहीं चल पाता, उससे किसान भाइयों को, पशुपालक भाइयों को बहुत ही हानि होती है। तो इसी संदर्भ में आज हम लोग इस पर महत्वपूर्ण रोगों के बारे में चर्चा करेंगे जो कि किसान भाइयों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। अब हमारे पशुपालक भाइयों को बताइए कि जो आजकल पशुओं में बीमारी हो रही है, कौन कौन सी बीमारी है और किस कारण से ये बीमारी फैलती जा रही है? हाँ, किसान भाई जहाँ तक बहुत बीमारी से मेरे समझ से अवगत होते होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी का जो हमारा ट्रांजिशन फेज है या बदलते मौसम का स्थिति है, अभी हम लोग बरसात से जाड़े की ओर अग्रसर हैं। तो बरसात में आम तौर पे देखा जाता है कि बहुत सारी वायरल बीमारियां होती हैं जो विषाणु जनित होते हैं, हिंदी में उसको विषाणु जनित बीमारियां कहते हैं। तो विषाणु जनित बीमारियां का प्रकोप वर्षा के दिनों में कम हो जाती है। उसका कारण क्या होता है? वर्षा के कारण जो धूलकण है वो आसमान में, वातावरण में बहुत कम उड़ते नज़र आता है। वर्षा के चलते वो ज़मीन पे प्रेसिपिटेट करता है। तो जो साधन होता है, संचरण का माध्यम जो होता है वो घट जाता है। तो उससे वायरल डिजीज जो है, विषाणु जनित बीमारियां हैं, बहुत कम होते हैं। एक महत्वपूर्ण उदाहरण मैं देना चाहता हूं यहाँ पर। सभी लोग परिचित हैं उस बीमारी से, लेकिन ध्यान नहीं देते हैं लोग। अभी सितंबर के माह में अब हमारा वर्षा ऋतु खत्म होने वाला और जाड़े की ऋतु का आगमन होने वाला है। तो आजकल देखते हैं कि बहुत ही ह्यूमिडिटी, आर्द्रता बढ़ गई है वातावरण में, आर्द्रता बढ़ गई है और उसके साथ साथ तापक्रम भी बढ़ गई। तो आज अभी के परिवेश में क्या होता है कि बहुत सारे धूलकण वातावरण में उड़ रहे हैं और धूलकण में बहुत सारे विषाणु होते हैं और विषाणु ही हवा के माध्यम से संचरित होके पशुओं में जा रहा है। तो उससे विषाणु जनित बीमारी जो है सबसे महत्वपूर्ण खुरपका एवं मुंहपका अभी होने की संभावना सबसे अधिक होती है। और इसके पहले जब बरसात का शुरुआत होता है तब और ख़त्म होता है तो एक बीमारी तो ये हो गया। दूसरी बीमारी है जो प्रोटोजोल होता है, परजीवी जनित होते हैं। उसको हम लोग, जो खून में बहुत सारे परजीवी होते हैं, उसका भी बहुत ही प्रकोप होता है। उसका कुछ हम नाम लेना चाहेंगे जो किसान भाई सहमत होंगे हमसे। जैसे कि रेड वाटर एक बीमारी है, वो बैवेसिया के चलते होता है, वो प्रोटोजोआ है। दूसरा है थैलेरिया। थैलेरिया एक बीमारी होता है, उसमें पशु को बहुत ही नुकसान होता है और पशु परेशान हो जाता है। इतना बुखार रहेगा 6 से 7 डिग्री फ़ारेनहाइट, 106 से 7 डिग्री, और कितना भी बुखार का दवा देते हैं ठीक नहीं होता। तो इसको पहले पहचानिए और उसका उपयुक्त दवा है, जो सबसे सटीक दवा है, वो देने के बाद ही अगर आप बुखार का दवा देते हैं तभी बुखार डाउन होता है। तो एक थैलेरिया हो गया, बैवेसिया हो गया, आपका खुरपका मुंहपका हो गया। बहुत सारे कृमि जनित बीमारियां हैं जो कृमि के कारण फैलते हैं, जो पेट में कृमि जा रहा है और पेट में आंत में जाके चिपक जाता है। आंत में चिपकने के बाद क्या होता है कि जो भी जानवर खाना पीना खाती है या खाता है, उसको क्या है, जो न्यूट्रिशन मिलता है वो वर्म्स, जो कीड़े होते हैं, परजीवी, वो अवशोषित कर लेते हैं। और अवशोषित करने के बाद जो पशुओं में ऊर्जा के लिए और विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाओं के लिए, गतिविधियों के लिए ऊर्जा की ज़रूरत होती है, वो मिल नहीं पाते और पशु धीरे धीरे बीमार हो जाता है और लीन थीन हो जाता है और एक ऐसा समय आता है कि पशु की मृत्यु हो जाती है। तो यही प्रमुख बीमारियां हैं जिस पर विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। सर, बहुत अच्छा आपने बताया। अब हमारे पशुपालक भाइयों को बताइए कि अगर उनके पशुओं में ये बीमारी हो जाती है तो उसका बचाव वो किस तरह से कर सकते हैं और किस तरह से उसका रखरखाव करें? बिल्कुल, बहुत ही अच्छा सवाल है। और आप हिंदी में, अंग्रेजी में एक कहावत भी है, सबको पता है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। मतलब बचाव ही अच्छा तरीका है। एक बार बीमारी हो जाए तो बहुत सारा आर्थिक लाभ, नुकसान उठाना पड़ता है किसान भाइयों को। तो सबसे अच्छा तरीका है कि बीमारी हो ही नहीं। तो इसके बचाव के विभिन्न उपाय उपलब्ध हैं। किसान भाई इस पे ज़रूर ध्यान दें। इसको हम बारी बारी से बता रहे हैं। सबसे पहले खुरपका मुंहपका के बारे में बताते हैं। तो आजकल के जो बदलते मौसमी परिवेश में इस बीमारी को बचाव करना है। एक बार हो जाने पर बहुत मुश्किल होता है ठीक होना और बहुत सारी आर्थिक हानि होती है हमारे पशुपालक भाइयों। तो
एक बात हमेशा ध्यान में रखना है कि आसपास के क्षेत्र में अगर कहीं पता चल जाए आपको कि खुरपका मुहपका फैल चुका है, तो सबसे पहले अपने आप को एक सेग्रीगेट कर लेना, अलग थलग कर लेना है। न बाहर से किसी को आने देना है, जो पशुपालक दूसरे जगह हैं और उनका गाय जो रखे हैं उनमें हो गया बीमारी, तो वो संचरण का माध्यम हो जाएंगे, वहाँ से लेके आएंगे वायरस और आपका जो सही सलामत पशु है उसमें हो जाएगा। तो सबसे पहले तो उनका एंट्री बंद कर दे, किसी को एंट्री नहीं देना है। एंट्री देना है तो प्रॉपर केयर के साथ देना है। दूसरा है, उसके पहले हमेशा अपने पशुओं को खुरपका मुहपका बीमारी के विरुद्ध टीका लगवाइए, जो कि आसानी से उपलब्ध है बाज़ार में। एक बार आप टीका लगा देते हैं साल भर में, तो आप निश्चिंत रहिएगा कि इस तरह का बीमारी नहीं हुआ। तो हम एक खुरपका मुहपका के बारे में बताएं। दूसरी बीमारी पे आते हैं। दूसरी बीमारी का भी बचाव का उपाय, जैसे अभी हम लोगों ने बताया था रेड वाटर, जिसको हम बैवेसिया कहते हैं, तो वह भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो उसका बचाव है कि उसका संचरण होता है टिक्स के माध्यम से, जो चमोकन होता है शरीर पे, उसके माध्यम से होता है। तो प्रयास करना है कि चमोकन कम से कम हो, और चमोकन भगाने के लिए बहुत सारी दवाइयाँ बाज़ार में उपलब्ध हैं, उसको आप उपयोग कीजिए। चमोकन अगर शरीर पे नहीं रहेगा तो उस बीमारी से पशु ग्रसित नहीं होगा। सर, आप हमारे पशुपालक भाइयों को इतनी अच्छी जानकारी दिए पशुओं के बारे में, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। भोजन, जल और शुद्ध वातावरण हमारे जीवन का मुख्य आधार है और कृषि इसका मूल स्तंभ। पिछले 60 वर्षों में विज्ञान आधारित कृषि का व्यापक प्रसार हुआ है। साथ ही कृत्रिम संसाधनों के बढ़ते प्रयोग से कृषि की सतत क्षमता पर चिंताएं बढ़ी हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व के अंतर्गत रसायन मुक्त जैविक खेती एक महत्वपूर्ण प्रयास है। रसायन मुक्त जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए 5 वर्ष पूर्व सरकार ने परंपरागत कृषि विकास योजना तथा उत्तर पूर्व भारत में जैविक मूल्य श्रृंखला योजनाएं आरंभ की। ऑर्गेनिक फार्मिंग को देश भर में बढ़ावा देने के लिए सरकार अनेक प्रयास कर रही है। इसके लिए परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत काम किया जा रहा है। न सिर्फ ऑर्गेनिक फार्मिंग को बल दिया जा रहा है, बल्कि उसके लिए वैल्यू एडिशन और मार्केट की व्यवस्था भी की जा रही है। भारत सरकार एवं किसानों के सम्मिलित प्रयासों से आज देश के लगभग 36 लाख किसान 38 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में जैविक खेती कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त हमारे देश के अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जहां आज भी पारंपरिक जैविक खेती हो रही है। इन पारंपरिक जैविक क्षेत्रों को जैविक प्रमाणीकरण सुलभ कराने हेतु पीजीएस के अंतर्गत लार्ज एरिया सर्टिफिकेट का प्रावधान किया गया है। इस प्रक्रिया की विशिष्टता ये है कि इसमें प्रमाणीकरण मात्र 2 से 3 महीनों में हो जाता है, जबकि सामान्य परिस्थितियों में इसमें 2 से 3 वर्ष का समय लगता है। अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश के कार निकोबार एवं नैन काउरी द्वीप समूह देश के सर्वप्रथम ऐसे प्रमाणीकृत जैविक क्षेत्र हैं। अभी हाल ही में संपूर्ण लक्षद्वीप को जैविक खेती के रूप में प्रमाणित किया गया है। वर्ष 2016 में सिक्किम राज्य पूर्ण जैविक कृषि राज्य के रूप में प्रमाणित हो चुका है। सुदूर उत्तर में हिमालय श्रृंखला के बीच स्थित लद्दाख ने भी पूर्ण जैविक के लक्ष्य की ओर बढ़ना शुरू कर दिया है। जैविक उत्पादों को बाजार सुलभ कराने तथा किसानों की उपभोक्ताओं तक पहुंच बनाने के लिए एक समर्पित जैविक खेती पोर्टल भी बनाया गया है। जैविक खेती पोर्टल के जानकारी मंच और विपणन मंच के माध्यम से किसानों को उच्च गुणवत्ता उत्पादन तथा बाजार उपलब्ध कराया जा रहा है। आशा है देश के सभी राज्य अपने जैविक क्षेत्रों का विस्तार करेंगे और देश में जैविक कृषि क्रांति को मजबूत करने में योगदान देंगे। जैविक उत्पादों की देश और विदेशों में बढ़ती मांग तथा जैविक उत्पादों का बढ़ता बाजार, किसानों की उपभोक्ताओं तक पहुंच तथा जैविक एफपीओ द्वारा जैविक कृषि व्यापार में भागीदारी हमारे किसानों को अपनी आय बढ़ाने का अवसर दे रहा है। पिछले 5 वर्षों में जैविक कृषि उत्पादों का निर्यात दोगुने से अधिक बढ़कर 7,000 करोड़ रुपए से अधिक का हो गया है और इसमें प्रतिवर्ष 20% से अधिक की वृद्धि हो रही है।
उम्मीद है पारंपरिक क्षेत्र के किसान भी इस बढ़ते बाजार से लाभान्वित होंगे और जैविक कृषि आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। किसानों की मुस्कान समृद्ध हिंदुस्तान की है पहचान। तो दर्शकों, अब आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे विषय की ओर, जो कि है कृषि मोबाइल ऐप की सहायता से किसानों की आय में वृद्धि के बारे में। दर्शकों नमस्कार। आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे कृषि मोबाइल ऐप की सहायता से किसानों की आय में होने वाली वृद्धि के बारे में। जैसा कि भारत सरकार द्वारा पिछले कुछ समय में किसानों को खेती किसानी की सही जानकारी मुहैया कराने के लिए तमाम कृषि ऐप लॉन्च किए गए हैं, जिसका प्रयोग करके किसान भाई न सिर्फ अपनी खेती को बेहतर कर सकते हैं तथा अपनी आय में भी वृद्धि कर सकते हैं। तो आइए इस विषय पर विशेष जानकारी लेंगे हम अपने विशेषज्ञ डॉक्टर रोहन कुमार रमन जी से, जो ICAR पटना में वैज्ञानिक पद पर कार्यरत हैं। सर, सबसे पहले आप हमारे किसान भाइयों को ये बताएं कि कृषि ऐप क्या है, इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं तथा साथ ही साथ इसको मोबाइल में हमारे किसान भाई किस प्रकार स्टोर रख सकते हैं। आज के परिप्रेक्ष्य में यदि आप देखेंगे तो हर जगह पे मोबाइल का बहुत ज़्यादा उपयोग हो रहा है। पहले ये उपयोग सिर्फ बात करने के लिए होती थी, लेकिन जब से ये एंड्रॉयड फ़ोन आ गया है इसका उपयोग बहुत सारे कामों के लिए होता है। इसमें बहुत सारी जानकारियाँ मिलती है। आप बैंक का काम करते हैं और दूसरे भी तरह का काम कर सकते हैं। इसके लिए इंटरनेट का होना बहुत ज़रूरी है। तो जब किसान ऐप जो है वो एक सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का होता है, एक पैकेज और प्रोग्राम होता है जिसमें कि आप मोबाइल में इस ऐप को इंस्टॉल करके इसका उपयोग करते हैं। तो ये आसानी से उपयोग में लाया जा सकता है और ये बहुत ज़्यादा सुरक्षित है और इसमें किसान लोग के लिए बहुत सारी जानकारी जो कृषि संबंधी होती है, फ्रॉम इनपुट लेवल से लेके जो उसके विभिन्न प्रकार की प्रजातियां फसल की जो होती है, पशु पालन और बागवानी, सब्जी और जितने भी तरह के उनको ज़रूरत होती है उस सब के बारे में इसमें जानकारियां प्राप्त होती है। फसल प्रबंधन से लेके विपणन तक। और इसके जो मुख्य बात इसमें आती है वो है मौसम का पूर्वानुमान। मौसम का पूर्वानुमान करके किसान लोग अपने फसल का उचित तरीके से भंडारण करते हैं, जिससे उसको आमदनी होती है और उसको फ़ायदा पहुंचता है। सर, अभी आपने कृषि ऐप के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी। सर, भारतीय अनुसंधान कृषि परिषद द्वारा कौन कौन से ऐसे विकसित ऐप हैं जिससे हमारे किसान भाई लाभान्वित हो सकते हैं? सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के पहले भी हम ये ऐप सन 2016 में हमारे माननीय प्रधानमंत्री द्वारा ये लॉन्च किया गया था, जो कि किसानों के आमदनी को बढ़ाने के लिए इसे बताया गया था और टिकाऊ कृषि के लिए, जिसमें कि किसानों को उसके फसल के बारे में समुचित जानकारी और उसके मौसम की जानकारी के बारे में बताया गया था। उसमें वर्तमान मौसम की जानकारी, उसके आसपास के शहरों में और आगे आने वाले 5 दिनों तक जो फोरकास्ट होता है, पूर्वानुमान होता है मौसम का, उसके बारे में बताया गया था। तो ये किसान सुविधा ऐप है। इसके बाद भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा पूसा कृषि एक ऐप लॉन्च हुआ था, जिसमें कि वहाँ की जितनी भी उन्नत किस्म की प्रजातियां हैं, चाहे वो फसल की हो या फिर उसके उर्वरक क्षमता हो, उसका प्रबंधन हो और उसका डिजीज और कीटनाशक प्रबंधन हो, इस सब के बारे में उसमें जानकारी दी जाती है। एक और ऐप है हमारा जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का है, वो है ICAR टेक्नोलॉजी ऐप, जिसमें ICAR के द्वारा विकसित जितने भी तरह के वो तकनीकी हैं उसके बारे में उसमें जानकारी प्रदान की जाती है। जैसे कि यदि आप बकरी मित्र की बात करें तो आजकल इससे बहुत ज़्यादा किसान लोग लाभान्वित हो रहे हैं। तो बकरी मित्र ऐप में बकरी के मांस में कैसे क्वालिटी प्रोडक्शन हो और उसके दूध में कैसे वृद्धि हो, उसके बारे में बताया जाता है। पशु रोग नियंत्रण ऐप है, जिसमें कि आपको विभिन्न प्रकार के पशुओं में, जैसे एक बैक्टीरियल डिजीज होता है, एंथ्रेक्स होता है, वायरल डिजीज होता है, FMD होता है, उस सब के बारे में जानकारी प्रदान की जाती है। सर, हमारे बिहार राज्य के परिप्रेक्ष्य में कौन कौन से ऐसे विकसित ऐप हैं जिसका प्रयोग हमारे किसान भाई कर सकते हैं?
अब बिहार जैसा कि जानते हैं यहाँ पे धान की फसल ज़्यादा होती है, तो इसके लिए राइस एक्सपोर्ट ऐप है जिसमें कि धान के बारे में विस्तृत जानकारी और ये जलवायु के अनुकूल धानों की प्रजातियों के बारे में बताता है और उसके प्रबंधन के बारे में बताता है। इसके अलावा हमारे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के पूर्वी परिसर के द्वारा जो ICAR पटना है, इसके द्वारा आमों की सुरक्षा ऐप दिया गया है, जिसमें कि आप ये ऑफलाइन ऐप है जिसमें कि आप वहाँ पे आमों में कीटनाशक और बीमारियों के बचाव हेतु आप इसका उपयोग कर सकते हैं। ऐसे उर्वरक ऐप है जिसमें कि मिट्टी में उपस्थित जो न्यूट्रिएंट्स है उसके बारे में आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सर, आप हमारे कार्यक्रम में आए और हमारे किसान भाइयों को कृषि ऐप के बारे में इतनी अच्छी जानकारियाँ दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, हम उम्मीद करते हैं कि हमारे आज के इस कार्यक्रम की कड़ी में दी गई तमाम जानकारियां आपके लिए लाभकारी होंगी। ऐसी ही जानकारियों के साथ हम फिर से हाजिर होंगे हमारे कार्यक्रम की अगली कड़ी में। फिलहाल वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, तो हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।